अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है। तो अभी तक हमने जो है पहला लेक्चर हमारा डिलीवर हो चुका है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीएनपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री रेजिडेंट्स एंड बिजनेस इन अ स्पेस पीरियड यूजुअली 1 year regardless of whether the production occurs domestically or abroad. It focuses on ownership, residency, adding net income from overseas investment to the GDP. जीडीपी का मतलब जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जितने भी चीजें, जितने भी गुड, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है कंट्री के रेजिडेंट्स या बिजनेसेस की तरफ से, यानी जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे जीएनपी ऑफ इंडिया, तो हिंदुस्तान के सिटीजन, हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, वो एक साल में कितनी चीजें तैयार करती है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या अब्रॉड हो, चाहे वो यहां पे वो कमाए या बाहर कमाए, ये सारा जीएनपी में आता है। तो इसका डिटेल क्या है, निकालने का तरीका क्या है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफए। यानी जीडीपी जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जो जीडीपी है उसको हम प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने बाहर से कमाया होता है। तो इसकी दूसरी फार्मूला है, ऑल्टरनेटिव फार्मूला जीएनपी की, सी प्लस वन प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड, जिसमें सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स नेट एक्सपोर्ट्स, जेड नेट इनकम इनफ्लो। यानी ये जो है इसमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट या जो इनकम है, ये सारा जोड़ दिया जाता है और इसको हम जीएनपी बोलते हैं। अब जीएनपी और जीडीपी में क्या फर्क होता है? While GDP measures production within a country's borders, जीडीपी में हम जो कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो देखे जाते हैं। जबकि जीएनपी मेजर्स प्रोडक्शन बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स, जबकि जीएनपी में हम कंट्री के रेजिडेंट्स की प्रोडक्शन देखते हैं, सिटीजन ने इंडिविजुअली इतना उन्होंने कितना किया है। So, as far as the components are concerned, includes manufacturing, agriculture service, and net income from foreign investments, but excludes income earned by foreign nationals within the country. इसमें जीएनपी में सारा हम ऐड करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर, जो भी एग्रीकल्चर सर्विस या जो भी इनकम हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आई है, फॉरेन से आती है, वो हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेनर यहाँ कुछ कुछ कमाता है तो वो इसमें माइनस कर दिया जाता है। Significance. It helps economists understand a nation's global economic reach and net income generated by residents. इसकी जीएनपी की क्या अहमियत है? इससे ये पता लगता है कि आपकी स्टेट की पोजीशन ग्लोबल मार्केट में क्या है। अच्छा, इन मॉडर्न अकाउंटिंग जीएनपी इज ऑफन रेफर्ड एज ग्रॉस नेशनल इनकम। जो हमारे नया इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जीएनपी को जीएनआई के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम। खासतौर से 93 में जो रिवीजन हुआ था वहां से। अब इसके बाद हम करेंगे बात सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है हमारी, उसके डिफरेंट सेक्टर्स है। इकोनॉमी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स बेस्ड ऑन एक्टिविटीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये 3 सेक्टर्स है जिनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नेचुरल रिसोर्स को हम यूज करते हैं और वहां से हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड हंटिंग। यहाँ पर लोग जाते हैं, खेतों में जाते हैं, जमींदार जाते हैं, किसान जाते हैं, और या कोई समंदर के नज़दीक रहने वाला फिशिंग करता है, या जंगलों में फॉरेस्ट्रिंग होती है। तो इससे क्या जो फायदा हमें मिलता है, जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में माना जाता है। इट इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज एम्प्लॉइंग ए लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है, ये उनकी बैकबोन माना जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होते हैं इन देशों के अंदर, वो इन्हीं कामों के साथ ज्यादा जुड़े होते हैं। सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, जो एक मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। यानी दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये जो सेक्टर होता है, ये रॉ मटेरियल को, प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को यूज करके उनको पैकिंग करता है, फिनिश्ड आइटम प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। तो ये चीजें जो है, जो मार्केट में हम जिन चीजों को हम लेबल लगा के ब्रांड बना के बेचते हैं, वो इसमें आता है। चाहे कोई चीज मैन्युफैक्चर की है, चाहे हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हम कोई चीज पैक कर रहे हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। थर्ड जो हमारा सेक्टर है, जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, यानी टर्शियरी सेक्टर। तो ये सर्विस सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रादर देन गुड्स। ये जो है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड। यानी हमारे बैंक जो होते हैं वो किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, बिजनेसमैन को लोन देते हैं। या इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये इनका इंश्योरेंस करते हैं। इसी तरह एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब इन्हीं के फायदे के लिए काम करता है। इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है जीडीपी को ग्रो करने में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। नाउ देयर आर सम अदर क्लासिफिकेशंस। इसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशंस है, जैसे क्वाटरनरी सेक्टर है। क्वाटरनरी सेक्टर का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये फील्ड जो है, ये भी एक इकोनॉमी का एक सेक्टर है, जहाँ पे हमारा आईटी काम करता है, जहाँ पे हमारा रिसर्च, हमारी डेवलपमेंट होती है। इसको हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड सर्विस, जहाँ पे नॉलेज को यूटिलाइज किया जाता है और नॉलेज से इकोनॉमी जनरेट की जाती है। फिर है क्वाइनरी सेक्टर, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड साइंटिस्ट्स। क्वाइनरी सेक्टर होता है जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट हो या टॉप एग्जीक्यूटिव्स हो या साइंटिस्ट्स हो, जो एक देश की के अंदर बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन ओनरशिप, सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू पब्लिक, गवर्नमेंट ओनर्ड एंड प्राइवेट ओनर्ड। तो ये जो ओनरशिप है, कि अगर कोई बिजनेस, कोई कंपनी चल रही है, कोई इकोनॉमिक सेक्टर चल रहा है, तो वो क्या है, वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। अगर वो पब्लिक ओनर्ड है तो गवर्नमेंट का होगा, अगर प्राइवेटली ओनर्ड है, इंडिविजुअल कोई कॉर्पोरेशन चलाती है। इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी हमारे जो मुलाजिम है, एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, यानी रेडी वाला, पटरी वाला, जो जो एक जो 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 जिसका भी कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में, जो पैसा कमाता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को कहते हैं। इस तरह इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कि जो इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज अ लॉस, ग्रेजुअल लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, यानी परचेजिंग पावर का लॉस होना, और जो प्राइसेस गुड्स की और सर्विसेज की, उनका इंक्रीज प्राइस हो जाना, जिसको महंगाई भी हम कहते हैं, इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है इन्फ्लेशन की। इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो अगर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन टाइप्स की, उसमें पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब लेस देन 3% जो है प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, जिसको मैनेज किया जाता है, जिसमें कोई मसला नहीं होता, लोग इसको डिमांड के हिसाब से एनालाइज कर लेते हैं। दूसरा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो जो 3% से लेकर 10% पर ईयर होता है, जिसको हम जो है, अगर अगर अनचक्ड हो, अगर इसको चेक ना किया जाए, तो ये फिर बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। ये एक मॉडरेट पेस होता है। उसके बाद होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जिसको होपिंग और रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो 10% से लेकर 50% तक होगा, डबल ट्रिपल डिजिट बन जाता है, और इससे हमारी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो जाती है। कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। फिर होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जो 50% जो है मंथली बढ़ जाता है। तो ये करेंसी का वैल्यू डाउन हो, जैसे जिम्बाब्वे, जर्मनी की वीमार रिपब्लिक का हमने देखा। तो बहुत सारे देशों में ये प्रॉब्लम चल रही है, कि जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या होते हैं? डिमांड पुल फैक्टर्स, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड सप्लाई, प्राइसेस इंक्रीज। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर उसका जो है प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। Cost push factors, rising production cost can also cause inflation when the cost of input, जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, लेबर का प्राइस बढ़ जाता है, तो कंपनीज अपना प्राइस, चीजों की प्राइस भी बढ़ा देती है। सप्लाई, जब सप्लाई शॉक होता है, यानी जब कोई किसी वजह से नेचुरल डिजास्टर होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पेंडेमिक्स होते हैं, कोविड-19 की बात हम करें, तो ऐसी चीजें जब हो जाती है, तो फिर सप्लाई चेन मुतासर होती है, जिस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है।
जैसे अभी आप देख रहे हैं जो गल्फ वार चल रहा है इस वक्त ईरान और इसराइल के बीच में, तो उस वजह से तेल की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, यानी अगर लोगों की को पैसा मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, उनकी इनकम बढ़ जाए, तो कैश फ्लो जब होता है, कैश का सर्कुलेशन जब हो जाता है, तो नेचुरली जब किसी इंसान को पैसा मिलता है, ये मार्केट में जाता है चीज खरीदने, तो वहां पे डिमांड बढ़ जाती है, जिससे प्राइस इंक्रीज हो जाता है। वेज प्राइस, वेज प्राइस जब जब हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए, तो कंपनीज जब उनकी वेजेस को बढ़ा देती है, तो नेचुरली उसका असर गुड्स पर भी पड़ जाता है, गुड्स की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, यानी जब ये लगता है कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो सकती है, जिस वजह से डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, और इसलिए इससे भी इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी अभी हुई नहीं लेकिन लोग खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह फिजिकल पॉलिसीज, गवर्नमेंट का जो टैक्स का कट होता है, तो इस वजह से भी जो है इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर, कि जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाता है, लोग चीजें नहीं खरीद पाते, और लोगों की जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफी हद तक मुतासिर होता है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक अगर पहले उसको 4% देता था, अब वो 6%, और इस वजह से मैक्सिमम लोग बारो ही नहीं कर पाते बैंक से पैसा लेना। इनकम इनइक्वालिटी, इससे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाती है कि रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, कि जो कंपनी का मालिक है उसको तो फायदा मिलता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी जेब पे काफी बुरा असर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी फिक्स्ड इनकम एसेट्स होती है या परचेजिंग पावर जो है, ये भी लोग नहीं कर पाते, यानी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, क्योंकि लोग मुश्किल से जब अपना पेट नहीं पाल पाते तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, राइजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस मेक एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव, इससे क्या होता है, बाहर के बिजनेसमैन को, बाहर की कंपनीज को मौका मिलता है अंदर घुसने का, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो वो अपनी उसका फायदा उठाते हैं। बिजनेस कॉस्ट्स एंड प्लानिंग, इन्फ्लेशन रेजेस ऑपरेशनल कॉस्ट्स फॉर बिजनेसेस स्पेशली इन मटेरियल एंड लेबर, इन्फ्लेशन से क्या होता है, जो बिजनेस जो मटेरियल होता है, लेबर होता है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, लीडिंग टू चैलेंज इन प्राइसिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड बिजनेस, इसलिए कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, और उसको मेंटेन करना, प्रॉफिट गेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। हाउ टू मेजर द कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इंक्लूड एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बूस्टिंग सप्लाई एफिशिएंसी, एम्प्लॉइंग एक्सचेंज रेट पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल, सब्सिडीज टू स्टेबलाइज प्राइसेस, मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये मेजर्स लेकर हम इन्फ्लेशन को जो है कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। आज इतना ही है, कल हमारा थर्ड लेक्चर आएगा इंशाल्लाह।